सुबह के 8:15 हो रहे थे। जापान के लोगों के लिए ये बाकी आम दिनों की तरह एक दिन था। वहाँ के लोग अपने ऑफिस में अभी पहुँचे ही थे और वहाँ के स्कूल्स में अभी पहला पीरियड स्टार्ट ही हुआ था। तभी कुछ लोगों को आसमान में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ दिखाई देता है। उस एयरक्राफ्ट से कुछ नीचे गिरता है। वो दुनिया का पहला एटम बम जब 43 सेकंड के बाद ज़मीन पर पहुंचता है तो पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता है। उस दिन जो हिरोशिमा में जो लोग सर्वाइव कर गए वो बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाते हैं इस हादसे की। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जो कि दो बड़े अलायंसेस के बीच में लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, तो दूसरी तरफ थे सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका। शुरुआत में अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन साल 1941 जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका को मजबूरन वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होना पड़ा। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, वैसे ही जापान भी एशिया की कुछ कंट्रीज पर कब्जा कर रहा था, जैसे कि इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, साउथ एरिया ऑफ चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे और भी कई देश। यह ज़मीनों पर कब्जा करता था और वहाँ के रिसोर्सेज छीनने के लिए और अपना मुनाफा करने के लिए। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर है जो कि यूरोप में एक के बाद एक देश के खिलाफ जंग छेड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जापान है जो कि एशिया की कंट्रीज पर कब्जा करता जा रहा है। हम यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल तो नहीं होना चाहते, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें रोकने के लिए। अमेरिका सोचता है कि क्यों ना कोई इकोनॉमिकली एक्शन लिया जाए। शुरुआत में अमेरिका ने कॉपर, आयरन, स्टील जापान को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन जब जापान फिर भी नहीं माना तो फिर अमेरिका ने क्रूड ऑयल, जो कि उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स था जापान के लिए, वो भी बंद कर दिया। और 80% ऑयल जो जापान में आता था वो अमेरिका से आता था। लेकिन अभी भी जापान ने जिन कंट्रीज पर कब्जा किया था उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जापान ने सोचा कि हम कहीं और से ऑयल ढूंढ लेंगे। जापान ने देखा कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया के एरिया हैं, यहाँ पर ऑयल और बाकी रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे मिलते हैं। क्यों ना इन एरिया पर कब्जा किया जाए और फिर अपना ही ऑयल निकाले। फिर हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। मलेशिया और इंडोनेशिया उस समय ब्रिटेन और फ्रेंच के कंट्रोल में थे, जो कि अमेरिका के बहुत अच्छे अलायंस थे। इसके साथ में ही जो फिलीपींस था, अगर जापान उस पर कब्जा करने जाएगा तो वो अमेरिका की ही टेरिटरी है। फिर तो अमेरिका जापान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जापान अमेरिका को हरा नहीं सकता था। इसलिए जापान ने सोचा कि क्यों ना अमेरिका पर पहले ही चुपके से हमला कर दिया जाए। इसी सोच के साथ जापान दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर हमला कर देता है। December 7th, 1941, high overhead, Jap raiders are on the loose. Without warning, they circle Pearl Harbor and the city of Honolulu. A surprise attack born of infamy. 350 जापानीज के एयरक्राफ्ट हमला करते हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं और फिर जापान जाकर फिलीपींस पर कब्जा कर देता है। इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका यह डिक्लेयर कर देता है कि वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया है। फिर अमेरिका जापान के खिलाफ जंग छेड़ देता है। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और ऐसा होते देख जर्मनी और इटली भी अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। साल 1941 के एंड तक वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था। ये सभी बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर चुके थे। इसके बाद साल 1943 में इटली सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1941 को हिटलर सुसाइड कर देता है, जिसकी वजह से जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। अब सिर्फ जापान बचा था जिसने सरेंडर नहीं किया था। उस समय जापान में लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। लोगों को ये बताया जाता था कि अपने देश के लिए जान देना बहुत ही गर्व की बात होती है और जंग में सरेंडर कर देना बेइज्जती की बात होती है। इसलिए जापान के लोग अपने देश के लिए जान देने को भी तैयार हो जाते थे। उस समय अमेरिका यह उम्मीद लगाकर बैठा था कि जापान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, इसलिए लोग अपने ही एम्पायर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और इसके प्रेशर में आकर जापानीज एम्पायर सरेंडर कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तब जाकर अमेरिका ने जापान के आइसलैंड पर हमला कर दिया, जिसे हम बैटल ऑफ ओकिनावा के नाम से जानते हैं।
जो कि 1 अप्रैल 1945 से लेकर 22 जून 1946 तक लड़ी जाती है। जापान के एक आइसलैंड पर अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजता है और वहां पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां जो मंजर देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। जापानीज लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। हर एक इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। अंत में जाकर अमेरिका इस बैटल को जीत जाता है, लेकिन इसमें अमेरिका बहुत नुकसान होता है। 12,000 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर मारे जाते हैं और 50,000 से ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, और दूसरी तरफ 1,10,000 जापानीज सोल्जर मारे गए। यह देखकर अमेरिका ने सोचा कि इस तरह तो हमारा ऑपरेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। इसी समय अमेरिका को अमेरिकन मिलिट्री का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां पर बहुत से साइंटिस्ट सीक्रेटली दुनिया का पहला एटम बम बना रहे थे। 16 जुलाई 1945 को इस बम को टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है। अब अमेरिका को एक सॉल्यूशन मिल चुका था। अब अमेरिका के ऑफिशियल्स ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह इस बम को गिराया जाए। वो ये डिसाइड करते हैं कि बम गिराने से पहले एक बार जापान को वार्निंग दी जाए। 26 जुलाई 1945 को अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के प्रेसिडेंट जापान जाते हैं और उनसे सरेंडर की डिमांड करते हैं। वो वार्निंग देते हैं कि अगर जापान ने सरेंडर नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जापान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एटम बम नाम की भी कोई चीज़ होती है। 29 जुलाई 1945 को जापान अमेरिका की इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। 3 अगस्त 1945 यूएस प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि एटम बम जापान में गिराया जाएगा। 6 अगस्त 1945 बोइंग B-2 हिरोशिमा नामी शहर के ऊपर से गुजरता है। इस जहाज़ में रखा था दुनिया का पहला एटम बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय एटम बम। सुबह के 8:15 हो रहे थे। जापान के लोगों के लिए ये बाकी आम दिनों की तरह एक दिन था। वहाँ के लोग अपने ऑफिस में अभी पहुँचे ही थे और वहाँ के स्कूल्स में अभी पहला पीरियड स्टार्ट ही हुआ था। तभी कुछ लोगों को आसमान में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ दिखाई देता है। उस एयरक्राफ्ट से कुछ नीचे गिरता है, जो कि लगातार 43 सेकंड तक नीचे गिरता रहता है। वह दुनिया का पहला एटम बम जब 43 सेकंड के बाद ज़मीन पर पहुंचता है तो पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता है। उस दिन जो हिरोशिमा में जो लोग सर्वाइव कर गए वो बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाते हैं इस हादसे की। वो बताते हैं कि उन्हें पहले बहुत तेज़ रोशनी चमकती हुई दिखाई दी और बहुत से लोग टेम्पररी अंधे हो गए, और उसके बाद इतनी तेज़ आवाज़ सुनाई दी कि बहुत से लोगों के कानों के पर्दे फट गए और ज़मीन पर टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इसकी वजह से लोग एक ही झटके में वेपराइज हो गए। यह चीज़ इतनी जल्दी हुई कि लोगों की परछाई भी ज़मीन पर चिपकी रह गई। जो लोग उस समय नहीं मारे गए वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। वो अभी समझ ही रहे थे कि तभी शॉक वेव्स आई। ये शॉक वेव्स इतनी पावरफुल थी कि लोगों के घर उड़ गए, और कुछ समय बाद जब ये शॉक वेव्स शांत हुई फिर लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो उन्हें बस काला टॉक्सिक बादल दिखाई दिए। वहाँ के लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे। इस मंजर पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था कि अभी 15 मिनट पहले जो आसमान नीला था वो एकदम से काले बादलों से भर गया था। कुछ ही मिनटों बाद वहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने लगी। वहाँ पर प्यास के मारे लोगों ने सोचा कि कुछ तो राहत मिली, लेकिन उन बेचारे लोगों को क्या पता था कि इन बारिश की बूंदों में जहरीली गैसेस मौजूद हैं। जो लोग बच गए उनकी तो हालत और भी बुरी थी। लोगों की खाल उतर रही थी। शहर कुछ ही सेकंड्स के अंदर मिट्टी में मिल गया था। जो लोग उस समय नहीं मारे गए उनकी मौत कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद हुई, वो भी रेडिएशन की वजह से। लेकिन वहाँ के एम्पायर ने अभी भी सरेंडर करने से मना कर दिया। उसने कहा कि क्या हुआ, एक बम ही तो गिराया है, बस थोड़ा सा बड़ा है। 9 अगस्त 1945 अमेरिका एक और बम गिराता है, इस बार नागासाकी के ऊपर। इस बार और भी ज़्यादा पावरफुल बम था ये, जिसका नाम था फैट मैन। इस वक्त 40,000 लोग मारे जाते हैं और 6.7 किलोमीटर डायमीटर का एरिया तबाह हो जाता है।
कुल मिलाकर इन दोनों बॉम्ब की वजह से 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें 95% से ज़्यादा सिविलियंस थे, आम जनता थी। फाइनली तब जाकर जापानीज़ एम्पायर सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। 15 अगस्त 1945 को इस सरेंडर के बाद वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है।